वो कौन जिस पर सब मौन? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। किसके सिरताज, किसका राज? जिसका भी नाम तय होगा उसको जवाबदारी दी जाएगी। पर्यवेक्षक जाएंगे, नाम बताएंगे। ऑब्जर्वर्स तय हुए हैं और ऑब्जर्वर्स जाएंगे और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों को लेकर क्या चल रहा है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। वो पर्यवेक्षक अलग अलग राज्यों में विधायकों से मुलाकात करेंगे और फिर सीएम का नाम तय होगा। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह के अलावा सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह रविवार को जयपुर जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक कल जा सकते हैं रायपुर। हम आपको तीनों राज्यों में ले चलेंगे और जानेंगे क्या अपडेट है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बैठकों का दौर चला। कभी पीएम से अमित शाह और जेपी नड्डा मिले तो कभी अमित शाह और जेपी नड्डा ने मंथन की। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लेकर कई राउंड की माथापच्ची के बाद बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल जाकर विधायकों से मुलाकात करेंगे और तभी मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस हटेगा। तो कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान या प्रहलाद पटेल या फिर कोई और? पर्यवेक्षक बताएंगे। विधायक दल की बैठक तक उनकी जिम्मेदारी है। हम तो विधायक हैं, उस बैठक में जब बुलाएंगे तो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। ये काम पार्टी का है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी का कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दावेदार से लेकर जिम्मेदार तक सब यही कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं कोई रेस में मैं प्रभारी हूं, मेरे लिए सब समान है। शिवराज जी भी और अन्य नेता भी, और मोदी जी के मार्गदर्शन में नड्डा जी ये सारे काम संभाल रहे हैं। ऑब्जर्वर्स तय हुए हैं और ऑब्जर्वर्स जाएंगे और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे और वो सबसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए भी 3 पर्यवेक्षक बनाए गए। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। तीनों पर्यवेक्षक कल रायपुर जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशविरा नहीं होगा, विधायकों की राय नहीं जान ली जाएगी, तब तक किसी भी नाम के लेकर अभी। रमन सिंह तैयार हैं दोबारा जिम्मेदारी लेने के लिए? नहीं, ये तो पार्टी का निर्देश होता है। पार्टी के और विधायक दल की सभी लोगों की राय मशविरा होता है। जिसका भी नाम तय होगा उसको जवाबदारी दी जाएगी। कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। जिन आदिवासी नेताओं को रेस में आगे बताया जा रहा है वो भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। रेस में अपने आप को कहां पे देखते हैं सर आप, मुख्यमंत्री की रेस? क्योंकि जो चेहरे चल रहे हैं उसमें आप भी एक प्रमुख चेहरा है। अब ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और जो तय करेगा वो अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। 54 लोग जीत कर आए हैं, सारे लोग हैं और सबको भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है छत्तीसगढ़ हम बनाए तो संवारेंगे भी हम। तो अब संवारने की बारी हमारी है। राजस्थान का मामला सबसे पेचीदा है। वसुंधरा पहले शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर चुकी है, फिर दिल्ली आकर गुरुवार को जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। अब बीजेपी ने पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बना दिया है। राजनाथ के साथ विनोद तावड़े और सरोज पांडे को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे, विधायकों के साथ बैठक करेंगे और फिर मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। साथ नवनिर्वाचित विधायक हैं, अमीर सिंह से बातचीत करते हैं। सर, सब कुछ ठीक है? राजनाथ सिंह को भेजना पड़ा है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो हर प्रांत में वो आते जाते राजस्थान में रहते ही हैं और उनका आना भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक राजपूत आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि राजपूत बनेंगे या फिर राजपूत के अलावा कोई और बनेगा? इस भारतीय जनता पार्टी में राजपूत हो चाहे जाट हो, कोई जातिवाद नहीं है। ये पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है और अपने
सिद्धांतों को किसे देखना चल चाहते हैं रही। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का देखना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा कोई भी राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ में बाबा बालकनाथ योगी, दिया कुमारी और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी शामिल है। इस बीच विपक्ष तीनों राज्यों में सरकार बनने में देरी को लेकर सवाल उठा रहा है। ये सवालिया निशान मुझे लगता है हर उस राज्य के मन में होगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतने बहुमत देकर उनको विजयी बनाया है। उन सबको लग रहा होगा कि इतने सारे वादे किए, सब किए, पर आज अभी तक 4 दिन हो गए हैं, हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस में माँ बेटा बहन भाई बैठ के नेता तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेता सर्वसम्मति से तय होते हैं। तमाम सियासत और कयासों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसे मिलेगी तीनों राज्यों की कमान। फिलहाल इसका जवाब मिलने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। आज तक ब्यूरो। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं। हम दोनों से चर्चा शुरू करें उससे पहले जल्दी जल्दी अपने संवाददाताओं से भी अपडेट्स ले लेते हैं कि आज का दिन किस तरह का बीता है अब तक, क्योंकि कैंडिडेट्स के नाम, उम्मीदवार जो चल रहे हैं, जिनकी चर्चा चल रही है, अब पता नहीं मीडिया के गलियारों में ही है या वाकई सियासत के गलियारों में भी यही सही है, ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके बीच हिमांशु, ये तय हो जाना कि पर्यवेक्षक कौन है और पर्यवेक्षकों की मुलाकातों का जो सिलसिला है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो जाना, कह रहे हैं कि कुछ नेताओं से भी और मुलाकात हो गई है जिसको लेकर और नए कयास लग रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। ये शुरू हो जाना कम से कम ये संकेत दे रहा है कि अब जो हफ्ता भर लगभग निकलने वाला था उसके अंत तक खबर आ जाएगी। देखिए बिल्कुल श्वेता, मुझे लगता है कि रविवार की शाम तक ये साफ हो जाएगा तीनों राज्यों के अंदर जो है वो कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो विधायक दल की बैठक है वो रविवार को बुलाई गई है, ऐसा हमारे सूत्रों के अनुसार कहा गया है। और अर्जुन मुंडा और साथ में उनके सर्वानंद सोनेवाल और दुष्यंत गौतम, ये तीनों जो है विधायक दल की बैठक को लेने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे रविवार को और वहां पे विधायक दल की बैठक होगी। उनकी राय लेने के बाद जो है पार्टी आला कमान को इत्तला कर दी जाएगी कि विधायकों की क्या राय है और पूरा फीडबैक, उसके बाद नाम की घोषणा हो जाएगी। अब देखना यह है कि किसकी लॉटरी लगती है। अरुण साव हैं, साथ में रेणुका सिंह सरोता हैं, या रमन सिंह हैं, या ओपी चौधरी हैं, या फिर जो है वो अन्य नेता हो सकते हैं, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो। तमाम इस तरीके के नाम हैं जो अभी हवा में हैं, किसी के नाम की कंफर्मेशन नहीं है। राजस्थान में भी जो हमको खबर मिल रही है वो रविवार तक जो है वो विधायक दल की बैठक को बुलाया जा सकता है और उसमें मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। राजनाथ सिंह वहां जाने वाले हैं, उनके साथ सरोज पांडे हैं और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े वहां जाएंगे। मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर हैं, आशा लखेड़ा हैं। तो तमाम इस तरीके के नाम हैं जो पर्यवेक्षक बन के जाएंगे। ऐसी सिचुएशन मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि इस बार सब कुछ बदल डालिए, पुराना कुछ भी मत रखिए। जब नई तरीके की नई उमंग के साथ मतदाताओं ने आपको वोट दिया है तो फिर नेता भी नए हो और सरकार का जो स्वरूप हो वो भी नया दिखना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी है, यहाँ चौंकाने वाली चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं 2014 के बाद। तो मुझे ये उम्मीद है कि बदलेगा बहुत कुछ, लेकिन देखना यह है किस हद तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इन तीनों राज्यों के अंदर बदलाव करती है। और शरद, आपके ही सवाल से मैं आप पर सवाल इस समय पूछना चाहती हूं आपसे कि पर्यवेक्षक बन गए हैं राजपूत, तो क्या मुख्यमंत्री में दौड़ में एक नया नाम जो किरोड़ी लाल मीणा का सामने आने लगा है, इसमें कोई ठोस इसका आपको सुगबुगाहट दिख रही है? देखिए, नाम बिल्कुल श्वेता ठीक कह रही है, नाम फिजाओं में था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पसंद करते हैं उन्हें। और जितने आप देख रहे हैं ईडी की कार्रवाई या फिर घोटाले निकालना, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने निकाला था। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल अमित शाह से मिले, गृह मंत्री से, और अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो अभी भी वो राजनाथ सिंह से
मिल रहे हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक नया नाम हो सकते हैं और सभी लोग उनके नाम पर सहमत भी हो जाएं, वरिष्ठ भी हैं, मगर फिर वही बात है कि पुख्ता तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी के मन में है कि कौन बनेगा। राजनाथ सिंह राज जानने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के। जब से पर्यवेक्षक बने हैं, समझिए जितने बड़े नेता हैं उतने बड़ी दुविधा भी है, समस्या भी है राजस्थान में, इसीलिए तत्काल अपने काम पर लग गए हैं। जैसे ही पर्यवेक्षक बने और उसके बाद उन्होंने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बुलाया, फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बातचीत की है संसद में, उसके बाद अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अपने वो काम पर लग गए हैं। वो समझते हैं कि राजस्थान में अगर 20-30 सालों का एक बड़ा वर्चस्व रहा है वसुंधरा राजे का, अगर मैं नहीं जानता कि बदलाव होगा, हो सकता है बन जाए, अगर कोई बदलाव होता है तो ये बदलाव कैसे स्मूथ हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन में है उसको कैसे स्थापित किया जाएगा, उसकी पूरी रणनीति बनाकर ही आएंगे। मुझे लग रहा है कल का वक्त वो लेंगे। परसों के लिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है, मगर बीजेपी में कोई खबर लीक होती नहीं है श्वेता, इसलिए हम लोग क्या अनुमान लगा लेते हैं अपनी बातों के आधार पर। ये नई बीजेपी में वही बताएंगे तभी पता चल पाता है, इसलिए ये सारी बातें सूत्रों के अनुसार अनुमान ही है। बस मुलाकातों का जिक्र हम कर सकते हैं कि जिस तरह से अचानक से उनसे मुलाकात शुरू हुई है, इसमें उनका नंबर आ गया है आगे। मगर आज गजेंद्र सिंह शेखावत की भी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में, उसे लेकर भी यहाँ पर अचानक से, मैंने कहा ना कि सेंसेक्स जैसे उतार चढ़ाव होता है उस तरह का उतार चढ़ाव नामों में हो रहा है, मगर फाइनल कहाँ जाकर रुकेगा वो अभी भी मोदी के मुलाकात मन में के ही साथ है, सेंसेक्स ऊपर या नीचे होगी भी नहीं, ऐसा होने लगता है। अब उन दो राज्यों की तरफ चलते हैं जहां पर बार बार जो हमारे संवाददाता हैं यही शिकायत करते हैं कि देखिए बाकी जगह दिल्ली में सबसे ज्यादा सुगबुगाहट है, राजस्थान में कुछ नहीं, उठापटक थोड़ी बहुत दिखती ही रहती है, पर भोपाल और रायपुर यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां पर इस तरह की कोई भी सुगबुगाहट दिखती नहीं है, पर अब पर्यवेक्षकों के आने के साथ उनकी घोषणा के साथ, उनकी आगे की प्लानिंग के साथ रवीश कुछ तो बदला होगा। श्वेता जी, बड़ी खबर आपको दे देते हैं और हमारे दर्शकों को भी ये बड़ी खबर दे देते हैं कि पर्यवेक्षकों के आने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दे दिया है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने राघवगढ़ में बयान दिया है कि मेरे लिए मामा और भैया इन दोनों से बड़ा कोई पद नहीं है। आपको बताएं, पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री शायद ना बनाया जाए, वो इस रेस में ना हो, कोई और दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से कहीं ज्यादा अब शिवराज सिंह चौहान ने ये संकेत दे दिए हैं कि मामा और भैया का पद उनके लिए ज्यादा बड़ा है। तो इस बयान के भी कई मायने जो है वो निकलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान अकेले ही मध्य प्रदेश में रह करके लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं आला कमान को, और वो हर उस सीट पर पहुंच रहे हैं जो भाजपा हारी है, और इसके जरिए लोकसभा चुनाव अगले साल जो होने हैं उसके लिए अपने आप को ज्यादा मजबूत उम्मीदवार के तौर पे वो रखते रहे हैं। लेकिन अब ये जो बयान उन्होंने पर्यवेक्षकों के नाम तय होने के बाद दिया है, ये वाकई में अपने आप में ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान भी अब हार मान गए, क्योंकि वो अकेले ही इस लड़ाई को एक तरीके से लड़ रहे थे। ना उनकी लाडली बहना योजना का कोई जिक्र कर रहा है इस जीत के बाद भाजपा में, ना ही उन्हें श्रेय देने की बात हो रही है। और लेकिन शिवराज सिंह चौहान अकेले भोपाल में, छिंदवाड़ा में, श्योपुर में, राघवगढ़ में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने आप को अभी भी मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पे वो सामने रख रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो था नहीं और वहां भी इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, तो लिहाजा बहुत बड़ा संकेत वहां पर दिया गया है। हालांकि बाकी राज्यों में वो समस्या नहीं है, खासकर छत्तीसगढ़ में भी सुमी, भले ही वहां पर रमन सिंह कई बार के मुख्यमंत्री वहां पर हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान में है, लेकिन एक सिटिंग सीएम जिसके नेतृत्व में एक पार्टी जीत कराती है, उसके लिए सेटलमेंट प्लान सोचना, अगर मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया जा रहा है, वो ज्यादा मुश्किल मध्य प्रदेश में रहेगी। पर रायपुर की में क्या क्या हलचल रही है वो बताएं सुमी। जी बिल्कुल, रायपुर में अभी तक कोई खास हलचल नहीं रही। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स आ जाने के बाद रमन सिंह ने ये जरूर कहा है कि अगले 48 घंटों में हो सकता है छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का सीएम मिल जाए। तो ये जो इंतजार इतने लंबे वक्त से हो रहा है वो शायद जल्दी खत्म हो जाएगा। रमन सिंह से जब ये पूछा गया कि क्या वो इस दौड़ में है, क्या वो बनना चाहते हैं, तो उन्होंने हंस के इस बात को टाल दिया और कहा कि जो भी निर्णय शीर्ष सेंट्रल लीडरशिप करेगी वो उनको मान्य होगा। और कुछ ही देर बाद उनसे लता हुसैंडी, जिनका नाम सीएम के पोस्ट पर चल रहा था क्योंकि वो खुद भी
भी एक ट्राइबल लीडर रही हैं और गोमती साय, रेणुका सिंह और लता हुसैंडी, इन तीनों महिलाओं का नाम चल रहा था। तो कुछ ही देर बाद लता हुसैंडी भी डॉक्टर रमन सिंह से मिलने पहुंचे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब कहा। थंब रूल से सभी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि उनको आगे क्या करना है। यहाँ पर हलचल उतनी तेज नहीं हुई है, यहाँ पर तभी हलचल तेज होगी जब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद फिर जो चीजें हैं छत्तीसगढ़ में जो अभी तक काफी मंद मंद धीमी धीमी चल रही है, उसके बाद वो जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, इस पूरी चर्चा में एक चीज जो बार बार सुनाई देती है, सारे नेता भी जो हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा चल रही है, वो कहते हैं कि ये हम नहीं तय करेंगे, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और इसीलिए जब आपके विरोधी आप पर यह आरोप लगाते हैं कि बीजेपी बढ़ चढ़कर हाईकमान कल्चर के खिलाफ बोलती थी, क्या पार्टी में खुद ही हाईकमान कल्चर आ गया है? ये भी कह रहे हैं कि जो विधायकों के मन में नाम होंगे, जो हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वो विधायकों से उनके मन में क्या है उसको जानेंगे और हाईकमान को उसके बारे में सूचित करेंगे और उसके बाद हाईकमान निर्णय लेगा। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि ये संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इससे उत्तम पालन और कुछ हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी केंद्रीकृत व्यवस्था है ये, बल्कि ये जो है हमारे लोकतांत्रिक संवैधानिक तंत्र के विकेंद्रीकरण का उत्तम उदाहरण है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिससे मोदी जी ये चुन देंगे उस पर विधायकों को वहां मुहर लगानी होगी? विधायकों के मन की बात फिर पर्यवेक्षक भेजे क्यों जा रहे हैं? पर्यवेक्षक इसीलिए भेजे जा रहे हैं कि विधायकों के मन में क्या है वो भी जाना जाए और विधायकों के मन की जो बात है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को सूचित की जाए। चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आहूत होना है, तो उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका निर्णय लेंगे। ये तो बहुत सारी पार्टियों में होता है। जो हाईकमान जहां पर कल्चर अभी आपने देखा, जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ केंद्रीकरण है, वहां पर भी तेलंगाना में क्या किया, उनके विधायक दल की बैठक हुई और सारा जो है निर्णय लेने के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जो है प्रस्ताव पर एक लाइन का पारित हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो निर्णय लेंगे, वो सबको मान्य होगा। तो इसमें क्या तानाशाह है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी? मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी तानाशाह है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है पहले तो सबसे पहले तीनों राज्यों के तमाम जनता को बधाई कि कम से कम छठे दिन जो है पर्यवेक्षक तो मिल गए उनको। अरे भाई, पर्यवेक्षक बनाने थे पहले दिन बना देते, कौन सी दिक्कत थी? लेकिन ठीक है, वो सरफुटअव्वल है, वो आपका आपसी मामला है। 8-8 चेहरे सामने रख के आपने जनता को गुमराह किया। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इस जाति का भी हो सकता है, उस जाति का भी हो सकता है। और तमाम सेंट्रल लीडरशिप ने इस तरह के मैसेज भी दिए। अब घेराबंदी भी हो रही है, बाड़ाबंदी भी हो रही है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सब हो रहा है। अभी मेरे पास तो सूत्रों से खबर है कि कहीं राजस्थान में 68 विधायकों के साथ जो इनकी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया हैं वो ताल ठोक रही हैं। अब वो सूत्र ही हैं, आपके भी पास सूत्र ही रहते हैं। खैर, अभी मीटिंग तय नहीं हुई है, उम्मीद करते हैं जल्दी मीटिंग कर देंगे। मुझे लगता है कि भ्रम और गुमराह करके वोट तो लिया है। अब कहीं ना कहीं आपस में ऐसा लग रहा है कि अब किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। अदरवाइज तो बीजेपी में तो देखिए ना किस तरह से, केवल योगी आदित्यनाथ को देखा था हमने कि किस तरह से उन्होंने 2017 में पूरे दबाव के साथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से तीनों राज्यों में फंसी हुई है। हम फिर भी कहेंगे कि जितना जल्द हो सके इस मैटर को सुलझाइए। वहां पर राजस्थान में 2 दिन से 3 दिन से जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं वो भी सबने देखे हैं। आपको याद होगा श्वेता जी, आसाम में मंत्रिमंडल 42 दिन बाद बना था और महाराष्ट्र के अंदर 40 दिन के बाद बना था। लेकिन बीजेपी है भाई, अभी तो सस्पेंस ही कहेंगे। अगर ये 3 राज्य हमारे होते तो हमारे मीडिया के साथ ही यही हेडिंग देते, सरफुटअव्वल है और पता नहीं क्या क्या हेडिंग देते। लेकिन अभी सस्पेंस है, तो सस्पेंस का जल्दी जितना निपटारा हो सके वो तीनों राज्यों की जनता के लिए बेहतर रहेगा। चलिए, अब सस्पेंस किसको किसको लेकर है, या कांग्रेस के शब्दों में सरफुटअव्वल किसको किसको लेकर है, ये तस्वीरें देख लीजिए आप। वसुंधरा राजे जो कि पूर्व सीएम रही हैं, हालांकि शायद रेस में बहुत ज्यादा पीछे हो चुकी हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा हैं जो अभी रेस में आगे बताए जा रहे हैं, बाबा बालकनाथ योगी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और दिया कुमारी हैं। कोई भी इनमें से हो सकता है और कोई छठा नाम भी हो सकता है। ये वो नाम है जिनकी चर्चा चल रही है, बैठकें चल रही हैं जिनकी नेताओं के साथ, पर्यवेक्षकों के साथ।
और इस वजह से ये बातें कही जा रही हैं। पर प्रेम शुक्ला जी, जो बातें आलोक जी कर रहे हैं और जो घटनाक्रम सबके सामने है, अगर वसुंधरा राजे के ऊपर एक विधायक के पिता ही कह देते हैं कि भाई दुष्यंत लेकर आए थे उनको वहां पर और वहां से जाने नहीं दे रहे थे उनके विधायक बेटे को, तो इस आरोप को क्या पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है, कम से कम राजस्थान में? बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है तो वसुंधरा जी स्वयं कह रही हैं, और मैं तो आलोक जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने सिर्फ कहा कि मतदाता भ्रमित हैं। इनके यहाँ तो ऐसे रणदीप सुरजेवाला जो इनके मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे, उन्होंने तो जो है मतदाताओं को जो भाजपा को वोट देते हैं उनको दैत्य तक कह दिया। तो अभी ये भ्रमित कह रहे हैं। मतदाताओं के जो है सुजान होने में कांग्रेस को बड़ी आशंका हो गई है। जब से कांग्रेस लगातार धूल धूसरित हो रही, पराभूत हो रही है, तब से इनको मतदाताओं के विवेक पर ही आशंका है कि मतदाता को भ्रमित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मतदाता भ्रमित हो जाता है, मतदाता दैत्य हो जाता है। गजब गजब के इनके पास तर्क हैं भाई, और गजब गजब के अपशब्द हैं। इनके अपशब्दों का जो शब्दकोश है वो बड़ा समृद्ध है। इनके अपशब्दों का शब्दकोश इसी तरह से समृद्ध होता रहे, और इनका जो ईवीएम का डब्बा है वो लगातार इसी तरह से कंगाल होता जाए, ये दिखाई दे रहा है। जितने अपशब्द आप बकेंगे, मतदाताओं को जितना दोष देंगे, निश्चित तौर पर जो है मतदाता उसका आपको प्रत्युत्तर उतने ही समृद्ध और समर्थ ढंग से देंगे। चिंता ना करें, खूब कहें, मतदाताओं के विवेक को भी चुनौती दें, उनको और जो कुछ गालियां हो शब्दकोश से निकाल ले, गरियाएं आप, इससे कुछ होना नहीं है। आलोक जी, अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा कि इन चुनावों में जीत सबसे बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की है, उन्हीं को वोट मिला है। तो अगर पीएम का चेहरा सामने रखकर चुनाव जीता गया, उसके बाद समय लगभग 1 हफ्ते का लग रहा है, तो इसमें क्या गलत है और कितना गलत आपको लग रहा है? कि अगर मतदाताओं ने चुना ही था, उनको मालूम था मुख्यमंत्री तो कोई और बनेगा, पीएम तो बनेंगे नहीं आकर उन राज्यों में मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल वो देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं, और सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम वही करते हैं। 2014 के भाषण अगर वो स्वयं सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आएगी कि मैंने क्या क्या बोला था। आय डबल हो जाएगी, 4 लाख करोड़ काला धन आएगा, 15 लाख मिलेंगे, पता नहीं कौन कौन से वायदे थे। अब तो देश की जनता उन वायदों को भी याद करना नहीं चाहती। तो देश के प्रधानमंत्री भ्रमित ही करते हैं कि मैं मेरे नाम पर दे दो। अरे भाई, कॉर्पोरेशन में, विधानसभा में आप थोड़ी जाओगे, आप मुख्यमंत्री तो बनोगे नहीं, आप प्रधानमंत्री बनोगे तब कहिए मेरे चेहरे पर वोट दे दीजिए। लेकिन भ्रमित करना, और फिर 18.5 साल जो मुख्यमंत्री रहा उसको डबल इंजन की सरकार से इंजन से नीचे उतार देना, क्या ये भ्रमित करना नहीं था कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर सांसदों को वहां पर, केंद्रीय मंत्रियों को उतार देना, क्या ये भ्रम पैदा करना नहीं था? मुझे लगता है कि राजनीति में दाव पेच से जिस तरह से तमाम चीजें हुई, तो स्वाभाविक है कि सवाल भी फिर मोदी जी से। हालांकि कांग्रेस में भी मुझे कई ऐसे उदाहरण याद आ रहे हैं जहां पर केंद्र से भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए। मैं आपसे इस पर पूछूंगी, एक खबर हम दे दें अपने दर्शकों को कि सोमवार को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होगी, जहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सोमवार शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। केंद्र के चुने हुए पर्यवेक्षक, यानी दिल्ली में चुने हुए जो पर्यवेक्षक हैं, वो कल से जाना शुरू कर देंगे अपने अपने राज्यों में। रविवार को जैसे राजस्थान में पहुंच रहे हैं राजनाथ जी, उसी तरीके से सोमवार को 7 बजे शाम में विधायक दल की बैठक होगी। यहां पर भी कई चेहरों को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अब विधायकों के सामने यह मौका रहेगा कि वो चुने कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। पर इसके बीच प्रेम शुक्ला जी, हकीकत यह भी है कि भले ही आप ये कहें कि एक तरफा फैसला लेकर रेवंत रेड्डी को बना दिया गया, पर वो सर्वसम्मति से वहां पर स्वीकार भी किए गए। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई खटपट नजर आई। उन लोगों ने तय कर रखा था, भाई ये लीड कर रहे हैं चुनावों में और ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे हमारे। पर क्या ये सोच की क्लैरिटी की कमी रही, क्या रहा? मतलब थोड़ा मैं समझना चाह रही हूं बस। जी, मैंने उनकी सर्वसम्मति पर तो कोई टिप्पणी नहीं की। हाँ, लेकिन कुछ समाचार पत्रों ने, मीडिया संस्थानों ने निश्चित तौर पर जो है 5 लोगों के नाम छापे, जो श्रीमान रेवंत रेड्डी को जो है वो बाहर से आया हुआ नेता कह रहे थे। हालांकि रेवंत रेड्डी स्वयं जो है केसीआर के बारे में जिस तरह की उन्होंने बातें की कि उनका डीएनए जो है बिहार का डीएनए है और वो तेलुगु डीएनए से कमजोर है, तो उनको डीएनए में भी जो है उत्तर दक्षिण करने का जो विभाजनकारी उनकी नीति है सबके सामने है।
लेकिन 5 नेताओं ने, और जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तब भी तमाम नेताओं ने उनको बाहरी नेता कहा था। आप कहें तो उस समय की जो टिप्पणियां थी कांग्रेस के नेताओं की, उसको हम भेज सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है भाई? उनका विधायक दल है, उनके विधायक दल ने रेवंत रेड्डी को चुना, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हुए, भले वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए रहे हो। तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काटा हुआ व्यक्ति जो है, जिस पार्टी में 200 करोड़ रुपए भी एक सांसद के यहां से आप देख रहे हैं कैसे जखीरा बरामद हुआ, 200 करोड़ रुपए। अब ईडी की गलती है, इनकम टैक्स की गलती है कि इनके लोग 200 करोड़ रुपए का काला धन छिपाए रखे। ये कहे कहां काला धन पकड़ा गया? यही काला धन है भैया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसी का भी काला धन नहीं बचेगा, लेकिन जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा पर 420 का मुकदमा चल रहा हो, उनके युवराज पर 420 का मुकदमा चल रहा हो, नेशनल हेराल्ड जैसी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा संस्थापित समाचार पत्र को जिसने जो है गबन कर लिया हो, अब वो जो है निश्चित तौर पर जो है वो भ्रष्टाचारियों को तो वहां पर जो है ग्लोरीफाई करेंगे ही। 200 करोड़ रुपए का यहां पकड़ा गया, 238 करोड़ रुपए आपको ध्यान होगा श्रीमान कमलनाथ के पीए के यहां से पकड़ा गया था, और इनके डिप्टी सीएम जो हैं किस तरह से जेल काटकर आए हैं, श्रीमान डीके शिव कुमार, और कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में काट के आए हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को पोषित करना ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। उसके बाद भी ये पूछ रहे हैं कि कहां भ्रष्टाचार है, कहां है काला धन? साहब ये 200 करोड़ काला धन ही है, सफेद धन नहीं है। जी, इस सवाल को आपने मोड़कर भ्रष्टाचार तक आप ले गए हैं, जाहिर है अपनी अपनी पिच पर ले जाने का आप लोगों का प्रयास रहेगा। श्वेता जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। नहीं, लेकिन आलोक जी मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि 2014 से इसी तरीके के भ्रमित करने वाले वो वादे कर रहे हैं, तो जनता वोटर मूर्ख तो है नहीं कि मतलब अगर नहीं वादे कर रहे हैं, नहीं पूरे हो रहे हैं तो लोग अगले चुनाव में हरा देंगे। अगर वो बार बार उनको मैंडेट दे रहे हैं तो फिर इसमें कहां पर भ्रमित करने का सवाल उठ रहा है, यह भी मैं जानना चाहती हूं। और जो आप पर बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, उसका भी आप जवाब दीजिए। देखिए मैं पहले वहीं से शुरू कर देता हूं कि डीएनए किसने किसका पूछा था। याद होगा डीएनए तो देश के प्रधानमंत्री ने ही शायद बिहार और बिहार वासियों का पूछा था, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी गलत था और किसी का भी डीएनए पूछा जाना गलत। अब आती है भ्रष्टाचार की बात। भाई हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग को वॉशिंग मशीन में डालें और निकाल के उनको डिप्टी सीएम बना दें और महाराष्ट्र की चाबी दे दें खजाने की। एक केस एफआईआर बता दीजिए जो मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद की हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए हों। आप केस तो किसी पर भी कीजिए और लटकाए रखिए उसको 10 साल 20 साल तक, आप फिर किसी के ऊपर भी आरोप लगाते रहिए। ये वही मोदी जी और अमित शाह जी हैं जिन्होंने कहा था 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या हुआ उसका? 1 साल के बाद सबको क्लीन चिट दे दी। आज एक व्यापारी के यहां पकड़े गए हैं, वो बड़ा व्यापार करता है, इनकम टैक्स जो एक्शन लेना चाहे ले, जो लगता हो कि ये इसने गलत किया है तो बिल्कुल एक्शन ले, किसी ने मना किया है क्या? किसके यहां क्या मिला, कर्नाटक में कौन सा एमएलए था, वो आज का विषय नहीं है। अब बात आती है कि किस तरह से भ्रमित किया जाता है। भ्रमित किया जाता पूरा एक तंत्र है और तंत्र में बहुत से मीडिया के हाउसेस शामिल हैं कि किस तरह से मोदी जी को चमकाया जाए। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, आप 4 बता दीजिएगा कि 2014 में मोदी जी ने 4 भाषण में ये बातें कही थी और ये पूरी हो गई। 2016 के बाद एनसीआरबी के आंकड़ों में किसानों की सुसाइड रेट क्या है, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं आते। पार्लियामेंट में परसों ही बताया है कि 35,000 बच्चों ने पिछले 3 साल में सुसाइड किया, उसमें ज्यादातर आईआईटी, आईआईएम और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं। ये क्या आंकड़े हमारे हैं? ये तो हमारे आंकड़े नहीं। कल ही आया है कि ड्रॉप आउट लगभग 14,000 बच्चे आईआईटी आईआईएम से ड्रॉप आउट हो गए। ये आंकड़े संसद के हैं। कौन से वादे पूरे हुए? मोदी जी हैं तो चाइना को क्लीन चिट मिलेगी, मोदी जी हैं तो चाइना से डबल इंपोर्ट हो जाएगा, मोदी जी हैं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया, वो भ्रमित करना था कि राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो। वो कपटी राष्ट्रवाद है। अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहां पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। अरे भाई 46-44 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको आज तक शहादत का दर्जा नहीं मिला, उसके ऊपर तमाम सवाल हैं। आज 5 साल होने को आए, लेकिन देश को नहीं पता है कि क्या देश में से किसी की भी जिम्मेवारी नहीं थी। मैं तो फिर पूछ रहा हूं, पुलवामा पर वोट मांगा गया। श्वेता जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे केवल यह बता दीजिए जो गाड़ी जिसमें 350 किलो आरडीएक्स था उसका मालिक कौन था?
वो गाड़ी कहां से आई थी, देश को इतना भी नहीं पता चलने दिया, क्योंकि साहब तो शूटिंग करा रहे थे वहां पर। जब गवर्नर साहब ने कहा कि हवाई जहाज दे दें, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बोलूं, नहीं तुम चुप रहो। ये भ्रमित करना होता है कि आप जाइए जिस मर्जी राज्य में, मेरे नाम पर वोट दे दीजिए। जनता भ्रमित होती भी है और जनता सही निर्णय भी लेती है, दोनों ही काम होते हैं, इसमें गलत नहीं है मेरा कहना। जनता समय काल, जिस समय काल की बात आप कर रहे हैं, वायदों पर उस चीज को मैं कह रही हूं जो कहा जाता है ना कि कुछ लोगों को कुछ समय तक, सारे लोगों को कुछ समय तक, ये आप भ्रमित कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए, यानी 2014 से लेकर 2024 होने को आया, ऐसा तो नहीं है ना कि इतने दिनों तक सबको भ्रमित करके रखा जा सके। फिर तेलंगाना का निर्णय भी है और इन 3 राज्यों का निर्णय भी है जो सामने है, तो ये सारी चीजें। और दूसरा जो गवर्नर साहब की बात आपने भी की जम्मू कश्मीर की, उसमें भी एक बात होता है कि जब पद पर बैठे हुए तो बोल दिया होता तो एक अलग तस्वीर होती, बाद में उसको अलग तरीके से आंका जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं उनको जरूर, कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी का मालिक कौन था, बता सकते हैं? जी जी, प्रेम शुक्ला जी, आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी वालों को तो नहीं पता। देखिए, जिस चीज को, गाड़ी का मालिक कौन था आज तक पता चला? कौन सी गाड़ी थी ये बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो, बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी, एनआईए की जांच उसमें हुई। ये भ्रमित करना होता है, भ्रमित करना, देखिए देश को पता चलना चाहिए कि नहीं। जो वो पूरा मामला हुआ आपको नहीं पता ना, आज तक की वरिष्ठतम पत्रकार हैं आप, आपको नहीं पता। इतनी बड़ी, इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए। कैसे पहुंच रहा है वहां पर ये सब कुछ, वही कह ये रहा हूं पूछना लाजमी है। 5 साल बाद भी किसी को नहीं पता है, तो आप लोग कन्विंस भी तो नहीं कर पा रहे हैं जनता को कि आप उसी शहादत पर वोट मांगी। ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद ही, और उन शहादत, उन शहीदों के नाम पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इवेंट मैनेज करना और 6 घंटे तक पूरे मीडिया कैमरों को खा जाना कि इससे बड़ा राष्ट्रभक्त व्यक्ति कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल है और भ्रमित इसी तरह से किया जाता है। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं, एक कुंठा भी होती है और दूसरा आप जो भ्रमित करने की बात कर रहे हैं वो राजनीति का सवाल जरूर हो सकता है। सीधा सवाल मैंने पूछा, सीधा सवाल तो मैं आपको बता रही हूं ना कि उस मामले में जांच हुई। आप दे दीजिए ना, देश कुंठित है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो आपका राजनीतिक दुश्मन है उसमें दुश्मनी आप ढूंढते नहीं है। बीजेपी वाले एनआईए जवाब नहीं दे रहा है 5 साल के बाद, आप दे दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि न राष्ट्रवाद के नाम अगर आज यही तीनों न शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। पूरा देश जानता है। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। राजस्थान में था और सारे के सारे जितने भी, देखिए आलोक जी, जब शहीदों के फोटो, ये डिबेट आपके और मेरे बीच में अव्वल नहीं है। मैं इस बात को कहकर खत्म करना चाहती हूं कि जब वो जबरदस्ती एक मां को हाथ में चेक देकर एक तस्वीर खिंचाने की कोशिश की गई तो उसका उतनी ही निंदा की गई। आज तक पर हमने उतनी ही निंदा उसकी की। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर आपकी इजाजत हो तो आपके राजनीतिक विरोधी आपका जवाब दे दें या फिर मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट आप चाह रहे हैं। श्वेता जी, अगर वो किसी कांग्रेस के मंत्रियों ने या नेताओं ने कर दिया होता तो आप मीडिया के साथ ही हमारा सर फोड़ देते सवाल पूछ। नहीं सर तो मैं किसी का नहीं फोड़ती हूँ, खैर इस चीज को छोड़िए। लेकिन मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। भूल जाइए, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है। अगर जो उसने कुकर्म किया था उस दिन, एक मां के हाथों में, एक शहीद के मां के हाथों में उस तरह से चेक देकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका राजनीतिक जवाब आपको प्रेम शुक्ला जी दें और ये मीडिया वर्सेस कांग्रेस का डिबेट ना हो तो बेहतर होगा। मीडिया वर्सेस कांग्रेस नहीं, मैं तो कह रहा हूं उस दिन हल्ला बोल में क्यों नहीं था ये टॉपिक। हल्ला बोल, देखिए उस समय सीधा है। श्वेता जी मैं आऊं? जी प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले। चलता है 2 महीने तक, हमास और इजराइल 2 महीने तक चलता है। अब ये शांत पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में क्यों? क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान होके उनको आज तक से शिकायत। इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में बीजेपी को वही मैं कह रही हूं। मैं हल्ला बोल का आज का टॉपिक बदल देती हूं। कांग्रेस वर्सेस मीडिया हम लड़ लेते हैं।
हम आज इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि 3 राज्यों को मुख्यमंत्री कब मिलेगा। सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ श्वेता जी। अरे मैंने तो आपको जवाब दिया है। आप बहुत अच्छी एंकर है, बहुत सीनियर एंकर है। आलोक जी सामने अब अगर श्वेता जी अब इन्होंने 10 मिनट का जो बात कही मैंने जस्टिफाई किया। आप अवसर दें तो मैं कुछ जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है 30 तारीख के बाद हमास नहीं दिख रहा कहीं पर भी, किसी चैनल पे हमास नहीं दिख रहा। सीज फायर भी बीच में हो गया था, चुनाव भी हमास की खबरें खत्म हो रोज दिख रहा था, सारे रिपोर्टर वहां हवाई जहाज लेके इजराइल पहुंच गए। नहीं रोज दिखाइए भाई हमास, इनको अच्छा हर चीज पर आपत्ति मत कीजिए ना आलोक जी की, हर चीज पे आपको आपत्ति है। ये क्यों कवर करते हो, ये क्यों लिखा, ये नाम क्यों दिया, सस्पेंस क्यों कह रहे हो, हमारे लिए आप सर कुटव्वल कहते हैं, सब चीज। सर आपको हम एडिटोरियल बोर्ड में रख लेंगे, पहले हम जवाब ले लें जरा। हाँ प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जी श्वेता जी, अब मैं इनसे, श्वेता जी मुझे कृपा करके जरा बताइए, आलोक जी बताएंगे अभी 12 मार्च 1993 को जो आरडीएक्स आया था जिसमें 256 लोग मरे थे, वो आरडीएक्स कहां से आया था, किस कार से आया था, शिप से आया था, प्लेन से आया था, जरा बताइएगा। आप जो है कृपा करके बताइएगा 12 जुलाई 2006 मुंबई की ट्रेनों में 11 जगहों पर बम फटा था, बारूद कहां से आए थे, कैसे आए थे, कृपा करके बताइएगा। श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फटा था, बारूद कहां से आया था, कैसे आया था, कृपा करके बताइएगा। दिल्ली के हाईकोर्ट में बम फटा था, बारूद कहां से आए थे, कृपा करके बताइएगा। तो जरा 4-5, तो मैं सिर्फ 4 ही 5 पूछ रहा हूं, वैसे मैं बताने बैठूंगा तो 6-7 मिनट जो है लगातार जिस तरह से आतंकी हमलों में आरडीएक्स और डिटोनेटर आए थे उसके किस्से कब जो है समय कम पड़ जाएगा, किस्से कम नहीं पड़ेंगे। और तो और आपकी जानकारी के लिए बता दें 12 मार्च 1993 को जो डिटोनेटर का यूज किया गया था, उस डिटोनेटर के हेड को जो है इन्होंने जांच के लिए एफबीआई को भेज दिया और लौट कर नहीं आया। उसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? कांग्रेस की सरकार उसके लिए जिम्मेदार थी। कांग्रेस की सरकार जो है वो डिटोनेटर जो है कहां से बनकर आया था, किस मेक का था, इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो तक भारत नहीं दे पाई। और 1993 के बम कांड के तमाम अभियुक्त आज भी जो है ट्रायल स्टेज में ही हैं। कृपा करके बता दीजिए कहां से आरडीएक्स आया था, कैसे आया था। चार्जशीट में आज तक उसका जिक्र नहीं है कि आरडीएक्स कहां से आया था, गुजरात के कोस्ट से आया था कि कोंकण के कोस्ट से आया था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। जरा बताइएगा मुझे कहां से आया था। मैं उत्तर दे देता हूं, छोटा सा उत्तर दे देता हूं। 93 के बाद 15 साल आपकी सरकार रही, अगर हम नहीं दे पाए थे तो आप दे देते। आप लोगों की एजेंसी तो सरकार आ गई। अरे भाई वही एजेंसी सरकार अब आ गई, आज है। अब देखिए देख लीजिए, अब यही इनकी दशा है। हमसे भी पूछा गया, ऐसे ही भागते हैं, ऐसे ही भागते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे ही भागते, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, भाग नहीं रहा, आपको बता रहा हूं कैसे आप भ्रमित करते हैं वो मैं एक सवाल का भी आपको मैंने लिख लिए सारे सवाल, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए 15 साल आपकी सरकार रही, क्या 15 साल में भी आपको उत्तर नहीं मिले? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जवानों की शहादत हुई हो बॉम्ब ब्लास्ट से और आरडीएक्स से और उसके बाद वोट मांगे हो? तो जरा एग्जांपल देंगे आप, एक एग्जांपल दे दीजिए कि साहब हमारे जवान शहीद हुए इसलिए मुझे वोट दे दो। एक नहीं, अभी तत्काल देता हूं। मतलब शहादत हो गई, आपका फेलियर है और उसके बाद मुझे वोट दे दो। तत्काल दे रहा हूं, सुन लीजिए ना। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उससे बड़ा फेलियर क्या होता? और उसके नाम पे वोट मांगा, 4000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया और एक हत्यारे को नहीं पकड़ा। 4000 सिखों का नरसंहार किया और क्या? हमारा एक भी नेता ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई इसलिए हमें वोट दे दो। इंदिरा गांधी की हत्या पर ही वोट मांगा, इंदिरा गांधी की हत्या पर ही। आप पोस्टर देख लीजिए, सवाल आते हैं तो फिर विचलन होना शुरू हो जाता है। कांग्रेस का इसी को भ्रमित करना कहते हैं, बता रहा हूं मैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर वोट मांगा गया। नहीं देखिए आलोक जी, एक चीज पर मैं जरूर आपत्ति करूंगी कि जो आप कह रहे हैं ना कि जवान शहीद हो गए वोट दे रहे हैं, ये बोलना भी गलत है। ऐसे नहीं बोलना है, इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो मेरे हिसाब से और मुझे जितनी भी चीजें याद आ रही हैं, उस समय कहा गया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद, और राष्ट्रवाद को भुनाया गया था। मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। श्वेता जी, मैं तो बता रहा हूं राजस्थान स्टेट, और राजस्थान स्टेट में मोदी जी का 24 घंटे के बाद प्रोग्राम और पीछे 40 के 40 शहीदों का फोटो देख लीजिए, और उसके अंदर मांगा गया वोट कि जो पहली बार वोटर हैं वो इन शहीदों के नाम पर वोट दे दें। ये दुनिया जानती है, आपको नहीं पता होगा, आप शायद
कहीं और बिजी रही होंगी, लेकिन मुझे याद है, पूरा देश याद करता है। झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, इनसे क्या कहना, इनसे क्या बहस करेगी आप? ऐसे आलोक जी ने तब आपत्ति की थी जब वो थोड़ा सा इतिहास में चले गए थे कि हम कहां पर क्या डिबेट करने आए थे और किस डिबेट की बात श्वेता जी जी नहीं, श्वेता जी आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। देखिए ये चीज, पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये भ्रमित करना होता है। नहीं, देखिए भ्रमित करने का दूसरा संदर्भ ये भी होता है कि वहां पर बालाकोट से शुरुआत हो रही है बात की, लेकिन आलोक जी आपने सबसे पहले आपत्ति तब जताई आज के डिबेट में, बात सुनिए, आपने सबसे पहले आपत्ति कब जताई? जब प्रेम शुक्ला जी इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार की तरफ मोड़कर ले गए। आपने क्या किया? जब डिबेट मुख्यमंत्री के चेहरे को हो गया है, आप उसको मोड़ के ले जा रहे हैं दूसरी तरफ कि भाई 14 में 19 में क्या क्या बातें की गई थी, अब 24 की बारी आ गई है। भ्रष्टाचार की भी बात आई थी जी, वो फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड थर्ड कई बार अपने राज्यों में भी वोट दे चुके होंगे, कैसे किया जाता है, म्युनिसिपैलिटी में भी दे चुके होंगे। जी आपने पूछा भ्रमित कैसे किया जाता है, मैंने उसका उत्तर आपकी पूरी की पूरी बातें यहाँ पर स्क्रीन पर रही इतनी देर, जब 1 घंटे हम डिबेट करते रहे हैं तो आपकी भी बातें रही हैं, आपकी भी बातें सबके सामने हैं और प्रेम शुक्ला की बातें भी सबके सामने हैं। आप दोनों की बातें सबके सामने। भ्रमित कैसे किया जाता है? अब भ्रमित कैसे किया जाता है, और एक राजनेता जिन राज्यों में इलेक्शन लड़ रहा है वहां पर लोगों को कैसे समझा पाता है? प्रचार का तो आप लोगों को भी उतना ही मौका मिल जाता है ना। तो जब एक साथ आप सब प्रचार करते रहते हैं जमीन पर, तो वहां में 3 राज्यों में से बीजेपी ने ले लिया। कितना पैसा खर्च करता है और इलेक्शन कमीशन किस तरह से आंख बंद करके बैठता है, 4000 सिखों की लाशों पर वोट मांगने वाले, ये तो लाशों पर वोट मांगने वाले लोग हैं, इनको यही समझ में आएगा श्वेता जी। लाशों पर वोट मांगने वाले, लाशों की राजनीति करने वाले, इनसे आप क्या अपेक्षा कर रही गलत स्टेटमेंट हैं? लाशों पर कांग्रेस ने वोट मांगा 1984, इंडिया टुडे आर्काइव्स देखने में सही कह रहा हूं। इंदिरा गांधी की लाश पर वोट मांगा गया, इंदिरा गांधी की लाश पर बेशर्मी से वोट मांगा गया। राजीव गांधी ने जो है, अच्छा इस वोट पर मांगा इंदिरा गांधी जी। प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, इस चीज पर हम न करें। हम डिबेट खत्म करते हुए मुख्यमंत्रियों के चेहरों की तो बात कर सकते हैं ना। प्रेम शुक्ला जी, कितने दिनों में मिल जाएगा नया मुख्यमंत्री सबको? देख लीजिए, विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। इसमें पक्का, मतलब इसमें निर्णय विधायकों का है, विधायकों की आजादी है। इंदिरा गांधी की हत्या पर वोट मांगने वाले, लाशों पर वोट मांगने वाले गिद्ध है कांग्रेसी। मोदी जी ढूंढ रहे हैं कौन कितना ज्यादा डमी होगा, बीजेपी ढूंढ रही है डमी कौन अंगूठा छाप होगा जो हमारे इशारे पर काम करेगा। कांग्रेस का गिद्ध भोज। हम आरोप लगा रहे हैं, 2023 के नतीजे आए, डमी ढूंढा जा रहा है, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, लेकिन 2024 का टोन जो है वो सेट हो चुका है। भोज करने वाले इस चर्चा से भी यही सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।